हमने शुरू में बात की थी कि मार्केट को जांचने के लिए, मार्केट को समझने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है: टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस तो हमने बहुत सारी क्लासें ले ली। आज हम एक फंडामेंटल के ऊपर क्लास लेंगे कि फंडामेंटल क्या चीज़ होती है। फंडामेंटल आसान अल्फाजों में न्यूज़ न्यूज़ के ऊपर फोकस करना। मतलब कि ओवरऑल हमारे मुल्क के क्या हालात है, या अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटम का सोचते हैं तो उस इंडस्ट्री का क्या वैल्यू है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी क्या है, जो शेयर इशू कर रही है वो कंपनी अच्छी है या बुरी है ना। अब फंडामेंटल दो टाइप के भी होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? वही फंडामेंटल दो टाइप्स की होती है। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एक होती है। क्वालिटेटिव फंडामेंटल के अंदर हम देखते हैं कि बिजनेस क्या है, जो कंपनी के शेयर हम खरीद रहे हैं वो कंपनी बनाती क्या है ना। अगर कोई कपड़ा बनाने वाली टेक्सटाइल मिल है तो वो यान बना रही है। गारमेंट फैक्ट्री है तो कपड़े बना रही है, तो उसके गारमेंट फैक्ट्री के कपड़े चलते हैं या नहीं मार्केट के अंदर, है ना। मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है ये भी देखा जाता है शेयर खरीदने से पहले। सिर्फ ये नहीं देखते कि मार्केट के अंदर वो शेयर सस्ता है या महंगा है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि मार्केट के अंदर उस कंपनी की वैल्यू क्या है। और उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव फंडामेंटल के अंदर हम देखते हैं कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कितना है। मतलब वो कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी आ रही है, इनकम स्टेटमेंट अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। और जब कंपनी अच्छा पैसा कमाती है तो उसके शेयर्स भी ऊपर जाते हैं। जो अच्छी ब्रोकरेज हाउसेस है वो हर रोज किसी न किसी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स खुद से बनाती हैं। उनके पास एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो पीछे की स्लाइडों में जो भी मैंने बातें की वो सब बातों का निचोड़ एक पेज के ऊपर लेके आते हैं। उनकी अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट होती है जो हर रोज शेयर होती है। ये जैसे आपके सामने है, बैंक अल्फला बैंक है, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट है, 22 सितंबर 2022 में इशू की थी नेक्स्ट कैपिटल वालों ने। इनके साथ साथ हम करंट न्यूज़ भी देखते हैं कि इस वक्त मार्क जैसे गवर्नमेंट ने न्यू रिफाइनरी पॉलिसी बनाई है, तो उस रिफाइनरी पॉलिसी से जो रिफाइनरी वाले आइटम है, पीआरएल है, अटक रिफाइनरी है, इंटरनेशनल रिफाइनरी है, उनके शेयर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनकी इनकम पे क्या असर पड़ेगा। अगर उनकी इनकम पे अच्छा असर पड़ेगा तो उनकी शेयर्स पे अच्छा असर पड़ेगा। स्टेट बैंक ने बैंकों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। डॉलर प्राइस जब इतना महंगा हो गया था, डॉलर जब इतना महंगा हो गया था, तो पता चला कि सबके अंदर बैंक इन्वॉल्व थे। बैंकों ने पॉलिसी अपनी पॉलिसी बना रखी थी। अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में उन्होंने डॉलर को अपने पास जमा किया था। तो स्टेट बैंक ने उनके ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगा दी। तो इस तरह की बातों पे भी नजर रखना पड़ता है जब बैंकों के शेयर्स हमें खरीदने होते हैं। और जब इंपोर्ट बैंड हो गई थी पाकिस्तान में, कुछ महीनों तक इंपोर्ट बैंड थी, इंपोर्ट करना कुछ भी आइटम मना था, जिसकी वजह से जो ऑटो ऑटोमोबिलिंग वाले जो है, या जो गाड़ियों वाले है, जो मोबाइल कंपनीज है, जो यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग करती है, बाहर से उनके आइटम्स, उनके पार्ट्स आते हैं बाहर से और हमारे यहाँ से असेंबल होते हैं। तो पार्ट्स बाहर से आ ही नहीं रहे थे क्योंकि इम्पोर्ट बैन थी। तो जो गाड़ियाँ बनाने वाले हैं वो बैठे रहे चुप करके, नई गाड़ियाँ नहीं बना पा रहे थे। और उसके बाद कोयले की प्राइस
महंगी होती है तो कोयला भी महंगा होता है। हाँ, जब कोयले की प्राइस महंगी होती है तो सीमेंट सस्ता पड़ जाता है, और जब सीमेंट सस्ता होता है तो कोयला महंगा हो जाता है। डॉलर इंडेक्स को भी देखते हैं कि जब डॉलर महंगा होता है तो गोल्ड सस्ता हो जाता है। जब गोल्ड सस्ता होता है तो शेयर्स मार्केट ऊपर जाती है। जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो गोल्ड महंगा हो जाता है। गोल्ड महंगा हो जाता है तो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। ठीक है। और जब डॉलर सस्ता होता है तो गोल्ड बढ़ जाता है, डॉलर महंगा होता है तो गोल्ड सस्ता हो जाता है। ये एक दूसरे के अगेंस्ट में चल रहे होते हैं। या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो यूएस की मार्केट है, हमारी पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन उसके पीछे चल रही होती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट बैठी हुई है तो हमारी मार्केट भी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट जोरों पर है, हमारी मार्केट भी जोरों में होती है। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी इंपोर्टेड कंपनीज भी रजिस्टर्ड होती है। इंपोर्टेड बाहर, मुल्क के बाहर जो लोग बैठे हैं, मालदार पार्टियां जो बाहर बैठी हुई है, वो भी पैसा लगाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और अगर उनका पैसा वहाँ फंस जाता है, वो अपने मुल्क में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा नहीं कमा पाते, तो वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते। जब वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहे होते तो हमारी मार्केट हो जाती है ठप। जब इंटरनेशनल मार्केट बैठ गई तो इस वजह से हमारी मार्केट भी बैठ जाती है। अच्छा, कंफ्यूजन हो गई कि भाई क्या करें, इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी चीज़ें देख हम तो समझ में नहीं आता। रोज़ाना मुझे मैसेज आते हैं कि भाई आप क्या पढ़ाते हो, हमें समझ में नहीं आता, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो मेरे भाई ये सब तो कोर्स का हिस्सा है। ठीक है। बाद में काम तो आपने करना है। जो समझेगा सीखेगा वो पैसा कमाएगा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो इसलिए आसान चीजें के ऊपर ध्यान दो बस, कि फोकस करो सिर्फ आपके अपने आइटम्स के ऊपर। जो आपने अपने आइटम्स है, जो आपको अच्छे लगते हैं, बस उनको देखो। पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर 350 आइटम्स को ना देखो, है ना। और एक टाइम पे सिर्फ 4 कंपनीज के शेयर खरीदो। ये नहीं कि एक टाइम पे 15 कंपनियों के शेयर खरीद के बैठ गए, फिर कोई 15 कंपनियों के ग्राफ देखो, 15 कंपनियों के न्यूज़ पे ध्यान दो। इतना ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम 4 कंपनियों के शेयर्स लो। इससे क्या होगा, कंपनी कम होगी तो पैसा आपका ज़्यादा लगा हुआ होगा। सिर्फ 4 कंपनी में 1 लाख का अगर अकाउंट है तो 25-25 हज़ार रुपये 4 कंपनियों में लगा दिया आपने। और अगर 1 लाख का अकाउंट है तो 10-10 हज़ार रुपये आप लगाओगे एक एक कंपनी के ऊपर, और 10 कंपनियों के ऊपर आप पैसे लगाओगे। तो 10 हज़ार रुपये अगर आप लगाओगे तो उससे इतना प्रॉफिट रिटर्न नहीं आएगा जितना आप अगर एक कंपनी के ऊपर 25 हज़ार या इससे ज़्यादा लगाओगे। ठीक है। और ट्रेड जब भी लो, लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड लो। जब सपोर्ट के ऊपर आ जाए मार्केट, बाय करने हैं। और जब रेजिस्टेंट पे आ जाए तो सेल कर देना है, बस। इसके अलावा कभी मत सोचना कि मैं ट्रेड लूँ। ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही नहीं है यार। लाइनें लगाओ और चुप करके बैठे रहो और देखते रहो। चुप शिकारी शिकारी कामयाब शिकारी पता है क्या होता है? जाल बिछा के बैठा रहता है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी महीनों एक जगह बैठा रहता है छुप के। जाल बिछा हुआ होता है, उसका शिकारी खुद ब खुद जाल में आके फंस जाता है, और फिर वो उसको पकड़ लेता है। आप भी कामयाब शिकारी बनो। लाइनें लगाओ, चुप करके बैठ जाओ। अब देखो जब मार्केट उस लाइन पे टच करे, सपोर्ट पे आ जाए, बाय कर लो। फिर रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर दो। जो लोग इस तरीके से काम करते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये
जो जबरदस्ती की ट्रेड लेते हैं वो फंस जाते हैं। बीच में कहीं भी ट्रेड लेके घुस जाते हैं, बाय करके बैठ गए, अब मार्केट नीचे चली गई। अब क्या करें, अब इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो 20 पे लिया था, मार्केट 10 पे आके खड़ी हो गई है। मेरे पैसे फंस गए हैं, पैसे जाम हो गए, मेरे पास कुछ कैश है नहीं। मैं कोई एवरेज नहीं कर सकता, मैं कोई और आइटम बाय नहीं कर सकता। अब वो बैठा हुआ, अब वो 6 महीने भी लग जाए उसको 20 पे आने के लिए, या 2 महीने लग जाए, उसका नसीब है। तो जबरदस्ती किसने कहा था 20 पे लो? आने देते। सपोर्ट उसका 10 था, 10 पे सपोर्ट बना हुआ है, आपको पता है कि 10 पे लेना है तो बस 10 पे लेना है। आराम से बैठे रहो, लालच नहीं करनी है ना। वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की, लालच नहीं करनी, आराम से काम करना है, रिलैक्स होके काम करना है और कोई टेंशन नहीं लेनी। इस मार्केट में किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं बनता। सिर्फ लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि स्टॉक में काम करता है, अबे पागल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पैसा कमाते हैं ट्रेड के अंदर। इतने बड़े बड़े जो सनतकार बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन जो बैठे हुए हैं, वो अपने बिजनेस से इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वो शेयर से पैसा कमाते हैं। और फिर उस शेयर्स के पैसे को अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस को बड़ा करते हैं। ठीक है। तो एक और बात, जितनी भी वीडियोस में ग्रुप में शेयर करता हूँ उनको बार बार देखो। एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, जब तक आप उसको बार बार नहीं देखोगे। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे सवाल कर लिया करें। आप 10 सवाल करें, मैं 10 मरतबा आपको जवाब दूंगा, किसी सवाल का मना नहीं करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों।